तो चेतन बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन आदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी खेल पत्रकार हैं, लंबे समय से क्रिकेट कवर करते रहे हैं। आदेश जी, मैं यहाँ पर आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरा पॉइंटेड सवाल ये है कि क्या जब पैसा महत्वपूर्ण हो जाए तो इंसान की अंतरात्मा की आवाज जागती है या नहीं जागती? और खासतौर पे खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, किस साइकी के साथ खेलते हैं वो? जी देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अंतरात्मा की आवाज़ कितना जानते हैं, क्योंकि आज तो पैसा ही भगवान है। और मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूं उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो चयन का सिलसिला है और फिटनेस को लेकर, ये बहुत पुराना है। एक बार संदीप पाटिल जब मुंबई टीम के कोच थे तो उन्होंने रवि शास्त्री से पूछा कि रणजी ट्रॉफी मुकाबला है, तो रवि शास्त्री ने मना कर दिया कि मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जब भारतीय टीम को विदेश जाना था तो रवि शास्त्री ने फौरन फिटनेस सर्टिफिकेट पेश कर दिया। इससे नाराज होकर संदीप पाटिल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और एक चीज और, दूसरी फेडरेशन की बात की जहां हरपाल सिंह बेदी ने, तो आपको मैं एक हॉकी का उदाहरण देना चाहूंगा कि भारतीय टीम ने धनराज पिल्ले की कप्तानी में एशिया कप जीता, और जैसे ही वो स्वदेश लौटे और फेडरेशन ने, आप यकीन मानेंगे कि नेशनल स्टेडियम में जब भारतीय हॉकी टीम प्रैक्टिस के लिए गई तो वहां ताले लगवा दिए गए कि ये मीडिया से बात ना करें। और उसके बाद राजेंद्र सिंह जो कि टीम के कोच थे, उन्हें सैक किया गया। आशीष पलाल, साबू वर्के, मुकेश कुमार और धनराज पिल्ले, ये इतने ही बड़े नाम हैं जितना क्रिकेट में आज की दुनिया के नाम हैं। तो बाकी फेडरेशन भी अपनी मनमानी चलाती है। एक बार सानिया मिर्जा ने खुद ओलंपिक्स में जाने से पहले ये कहा था कि मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है लिएंडर पेस और महेश भूपति के साथ खेलने के लिए। तो बड़ी बड़ी आवाजें तो दूसरी फेडरेशन में भी उठती हैं। और रही बात पैसे की, तो देखिए सभी जानते हैं कि आज जो चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। और आप खुद मीडिया से जुड़े हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खिलाड़ियों को बिना खेले इतना पैसा मिलता हो, और उसके बाद पेंशन भी मिलती है। और यही वजह है कि खिलाड़ी कभी भी बोलते नहीं हैं कुछ भी। बाकी खेलों में पता होता है कि जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, तब तक आपकी पूछ है। और यहाँ तो ये भी देखा गया कि जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, अचानक से उनको मिलने वाले ऐड में भी कमी आ जाती है। तो भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ा रहना एक तरह से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के साथ जुड़े। और बीसीसीआई से पंगा लेना बहुत बड़ा दांव खेलना है। वो हर कोई या कोई भी आप कह लीजिए अफोर्ड नहीं कर सकता है। आदेश गुप्ता जी, आपने बड़े आसान शब्दों में ना इस पूरी चीज को पर्सपेक्टिव में रख दिया है। यही कारण है कि खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस भी फेक करनी पड़ती है, क्योंकि पोजीशन बहुत लिमिटेड है। और अगर आप एक बार बाहर निकले तो पता नहीं सेलेक्टर साहब दोबारा मेहरबान होंगे या नहीं होंगे, नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि खेल जो है काफी समय से यही चल रहा है। मैं राकेश तबलियाल जी आपको यहाँ लाना चाहूंगी। और ये जो कुछ बातें सामने आई है इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, खुफिया कैमरे पर जो चेतन शर्मा ने कहा, उसमें फोकस में रेस्ट पॉलिसी भी आई थी। और रेस्ट पॉलिसी पे चेतन शर्मा हमारे खुफिया कैमरे पर एडमिट कर रहे हैं कि दरअसल कुछ बड़े खिलाड़ियों को किनारे लगाने के लिए, बाहर बिठाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। कब तक आप नकारेंगे कि भाई संजू सैमसन को भी जगह चाहिए, ईशान किशन को भी जगह चाहिए, तो कुछ बड़े खिलाड़ियों को साइड में बिठाने के लिए हमने रेस्ट पॉलिसी जो है अपनाई थी। क्या वो दिन आ गए हैं बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर के कि इस तरह से सीधे सीधे ना बोलकर इधर उधर से कुछ ना कुछ प्लान करके बड़े खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि अभी आप क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसे टीम में लाऊंगा, इसके नाम पर आप रेस्ट ले लो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीसीसीआई की पॉलिसी यही है कि जो खिलाड़ी, और खुल के बीसीसीआई इस बात को कहती रही है कि जो खिलाड़ी थकान महसूस कर रहा है वो रेस्ट के लिए बोल सकता है। कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा क्रिकेट हो रही है तो आप हमें बता दो, जितने मैच आप छोड़ना चाहते हैं आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो शर्मा वाली बात है कि भाई हम खिलाड़ियों को किनारे लगाने के लिए, सीनियर प्लेयर्स को, नए खिलाड़ियों को मौके देते हैं, उनको रेस्ट का बहाना बनाते हैं, तो ये वाकई में स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल पे हर जगह ये चीज चलती है। खिलाड़ी से कहा जाता है उसको रेस्ट करा रहे, रेस्ट कर दो, 1-2 मैच छोड़ो। लेकिन जब नया खिलाड़ी आता है, वो अच्छा परफॉर्म कर देता है, तो फिर उस खिलाड़ी के लिए जगह बनानी मुश्किल हो जाती है, उसका रिप्लेसमेंट सामने आ जाता है। तो इसमें देखिए, मैंने एक पुराने टेस्ट से उनसे जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपको डर नहीं लगता कि निकाल दिए जाओगे? तो उन्होंने कहा देखो, पहले तो पूरी टीम आपको बचाती है, वो कोच को बोलेगी, सिलेक्टर्स को बोलेगी कि भाई नहीं ये कर रहा है, अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग फ्लो में कर रहा है, बॉलिंग फ्लो में कर रहा है, ठीक है, कर लेगा। लेकिन कहता जब 8-9 मैच हो जाते हैं ऐसे कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर पूरी टीम मिलकर धक्का दे देती है, फिर आपको कुछ चाहता नहीं है।
तो ये जो आज जो चेतन शर्मा का इस्तीफा है ना, वो भी यही है कि पहले बचाया जितना भी बड़बोलापन इनका था सब चलता रहा, इतनी ईगो क्लैश हुई जो आज तक हिंदुस्तान के क्रिकेट ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, कट रहे राकेश जी की आवाज, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो सिलसिला चला रेस्ट पॉलिसी को लेकर, उन्होंने समझाया कि लेकिन सवाल ये है कि क्या चेतन शर्मा विराट कोहली को कह सकते हैं कि नहीं ये 2 मैच आप नहीं खेलेंगे, बैठ जाइए आप? क्यों नहीं कह सकते? ये भी तो बड़ा सवाल है। आप चीफ सेलेक्टर हैं, आप क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी टीम से ज्यादा बड़े हो गए हैं? आप उनको ये नहीं कह सकते कि अगर आप अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप किसी यंगस्टर को अपनी जगह दे दीजिए, क्योंकि वो लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि उन्हें अब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हरपाल बेदी जी, आपके पास आना चाहूंगे। सर, वही बात है कि आप दूध का दूध पानी का पानी एक बार फिर से कर दीजिए। आप जरा ये बताइए सर कि ये जो पॉलिसी है, रेस्ट पॉलिसी है, इसके मद्देनजर अब कई बार ये भी देखा है पिछले खासतौर से 1-2 साल में कि प्लेयर जो हैं अपने आप को, अब ऐसा दौर आ गया है कि आईपीएल के लिए बचाकर रखते हैं। उससे पहले नेशनल स्क्वाड में अगर जगह आती है तो वहां से फिर भी किनारा काट लेते हैं, कहते हैं कि अभी थोड़ा फिटनेस पे काम बाकी है, लेकिन अगर आईपीएल 2 हफ्ते में शुरू हो जाए तो वो फिट होकर मैदान में आ जाते हैं। देखिए, आईपीएल तो एक प्राइवेट टूर्नामेंट है। वहां पर प्रीति जिंटा जैसी, जिसको पता भी नहीं बैट और बॉल का, वो आके गालियां दे जाती बड़े बड़े प्लेयरों को। प्लेयर सुनते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए मिलता है। तो ये तो है ही, अगर आप गाली देंगे मैं जरूर मार दूंगा, मुझे कोई नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तो आईपीएल छोड़िए। ये जो बड़बोला करके ना चेतन शर्मा कि हम निकाल सकते, किसको आज तक निकाला? प्लेयरों ने अपनी मर्जी से गए, या पता नहीं मुझे इतनी पत्रकार, जब विराट कोहली चाहता था जाने पर कि मैं आज नहीं खेलूंगा, किसी ने कहा कि अब तुम दूसरे ने सेंचुरी बनाई है तो तुम नहीं खेलोगे? नहीं। सचिन तेंदुलकर जब नहीं खेलना चाहता नहीं खेलता था। मेरा ये तो किसी ने कहा उसकी जगह खतरे में है। हार्दिक पांड्या जैसे हर प्लेयर ने अपनी जगह बनाई हुई है, दूसरा कर ले। अब कुलदीप यादव क्या कर दिया भाई? अश्विन को निकाल दिया आपने क्या? करुण नायर 300 रन बनाए, कहाँ गया? अजय के राणा कहाँ गया? ये जो बातें ना बड़बोलापन, इसी ने तो भरवाया। ये किसको बिठाया आपने? एक प्लेयर बता दीजिए जो बड़ा नाम है और जो फेल होता रहा उसको बिठाया। रोहित शर्मा 10 साल के बाद क्लिक करा। विराट कोहली 3 साल तो सेंचुरी बनाई, हिम्मत थी किसी को निकालने की। आप नाम लीजिए कोई ऐसा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर हो, बड़ा, जिसको आपने निकाला है कि सिर्फ परफॉर्मेंस पे। कोई नहीं। जख्मी हो गया अलग बात है, जो बुमराह मजबूरी है, या फिर उसे खुद रेस्ट मांग लिया। 10 विकेट पे आप नहीं सुन लीजिए, किसी ये बड़बोले पाने की बात है। आप क्रिकेटर ने, आप देखिए, उनको क्रिकेटर को भी पता है कि किसके सामने बात करनी है। हम बिक रहे हैं आज का। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि बीसीसीआई वाले हेल्पलेस है, नहीं, इज ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं जैसे चलना चल दीजिए, और आप कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब आपने ये सीरीज जीत जानी है, बल्ले बल्ले हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। अब होगा क्या? आपने अगली और को 1-2 सीरीज और जीत जाओगे। उसके बाद अगर आपने कहीं हो गया तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेंगे। फिर आएगा वर्ल्ड कप, उसमें आप हार जाओगे। जब वर्ल्ड कप हार जाओगे तो हमारे जैसे जो स्टाइल एक्सपर्ट है वो पूछेंगे जी हारे क्यों? उधर से जवाब आएगा कि आपको क्रिकेट आती है। कितनी बार जीतेंगे? ये तो जीता है, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमने इसको हराया, अपने घर में हराया, अपने घर में शेर बाहर जाके ढेर। नहीं खेलेगी क्या? दूसरी टीम नहीं खेलेगी क्या? हरपाल जी, आदेश गुप्ता जी बहुत टाइम से हाथ उठा रहे हैं। प्रीति, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। बड़ी बात है, टीम इंडिया के शेर घर में है शेर, बाहर जाकर ढेर, आईसीसी के टूर्नामेंट में ढेर, हमने बात कई बार सुनी है। लेकिन आदेश जी, यहाँ बड़ा सवाल है वो यहाँ पर ये खड़ा होता है। रेस्ट पॉलिसी तो अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट बाय चांस, फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय टेक्निक एंड क्रिकेट बाय चांस। तो इसका भी किस्मत की भी बड़ी लकीर है, और किस्मत के साथ साथ हर आदमी चाहता है, सचिन भी चाहता है हर मैच में 100 करे, नहीं, लेकिन नहीं कर पाता है। और ऐसे में अगर किसी न्यू कमर की किस्मत चल गई, फिर वो पीछे वाला क्या महसूस करता है लेगेसी क्रिकेटर्स को खतरा हो जाता है। लेगेसी क्रिकेटर्स को क्या होता होगा, मैं ये समझना चाहता हूँ आदेश जी आपसे कि सूर्य कुमार यादव ने लगातार 3 शतक मार दिए, तो फिर उसकी जगह पे उतरने वाले पुराने क्रिकेटर्स का क्या होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। सभी जानते हैं कि संदीप पाटिल और कपिल देव को यही फिरोजशाह कोटला में खराब शॉट खेलने की वजह से हटाया गया था, और उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लगातार 3 शतक लगाए, और उसके बाद संदीप पाटिल की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी भी वापसी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि नया खिलाड़ी अगर इस तरह की परफॉर्मेंस देता है तो फिर उसे हटाया नहीं जा सकता। और रही बात सिलेक्टर्स की, कि सिलेक्टर्स में कितना दम है,
आज चेतन शर्मा का नाम फिर भी काफी बड़ा है, अन्यथा तो सिलेक्शन कमेटी में ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने 3-4 टेस्ट मैच खेले हैं। कभी सुनील गावस्कर ने कहा था कि 30 टेस्ट मैच से कम खेलने वाले व्यक्ति को चयन समिति में नहीं होना चाहिए। जब सेलेक्टर ही बहुत कमजोर होगा तो वो खिलाड़ी पर क्या रोब दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि मोहिंदर अमरनाथ जब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने ये कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी भले ही कामयाब कप्तान हो लेकिन अपने प्रदर्शन के दम पर अब टीम में रहने का हक नहीं रखते। नतीजा क्या निकला? मोहिंदर अमरनाथ को हटा दिया गया। तो बीसीसीआई में ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नाकाम हो जाए तो उसके खिलाफ अगर सेलेक्टर आवाज उठाए तब भी उसकी कुर्सी बची रहे। बहुत बड़े बड़े खेल हैं बीसीसीआई में। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आदेश गुप्ता जी, और ये चीज भी ना बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है दीपक जी कि अगर जो आपका चीफ सेलेक्टर है उसने महज 3 से 4 टेस्ट मैच खेले हैं और उस खिलाड़ी को हटाने की बात कर रहा है जो 100 का आंकड़ा पार करने वाला है, तो फिर उसको कौन सीरियसली लेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है, अगर परंपरा के तौर पर इसको देखा जाए तो मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि जो चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर्स होते हैं, एक नॉर्थ का, एक ईस्ट का, साउथ का, पता नहीं वो परंपरा भी बाकी है या नहीं, जब जोन से हम लोग सेलेक्टर चुना करते थे और ऐसे क्रिकेटर्स निकल कर आते थे जिनके दशकों से लोगों ने नाम नहीं सुने, बिल्कुल कबोर्ड, आप कहीं किसी अलमारी से उनको खोज कर निकाल कर लाए। ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए हरपाल जी के पास चलते हैं। हरपाल जी, सेलेक्टर इसलिए कमजोर रखा जाता है ताकि जो मतलब नामी खिलाड़ियों पर हावी ना हो, नामी खिलाड़ियों पर हावी ना हो और बीसीसीआई अपनी मनमर्जी चला सके या बीसीसीआई का एक से हो उस टीम के सिलेक्शन में। ये जब महेंद्र अमरनाथ के बाद ही और दिलीप वेंकसरकर के बाद ही ऐसे खिलाड़ी उन्होंने लाने शुरू किए। जब पैसा शुरू किया, पहले तो ऑनररी था और जो ऑनररी सेलेक्टर थे वो अपना दमखम दिखाते थे थोड़ा बहुत, जैसे भीषण बेदी हुआ, वेंकसरकर हुआ, महेंद्र अमरनाथ हुआ, ऐसे। मगर जब से ये पैसा दिया उन्होंने कहा ये पैसे से लेने हैं और हमें कुछ चाहिए नहीं, टीम तो सिलेक्ट हमने करनी है। अब देखिए ये सिलेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। अब ये शोर पड़ रहा है शिव शंकर दास, टीम सिलेक्ट करनी है रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने, उससे पहले करते थे कोहली और शास्त्री, उससे पहले करते थे धोनी और जो उनके थे, तो कोई फर्क यही करते थे ना। सिलेक्शन कमेटी जब तक पावरफुल थी उसका दे यूज्ड टू टॉक टू द बीसीसीआई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, उसका तो स्ट्रेचर भी ऐसा था। अब क्योंकि स्ट्रेचर ही खत्म हो गया, अब उन्होंने ऐसे बंदे लाए जो जी हुजूर है, जी हुजूर नहीं, जो उनकी हर बात मानते हैं। सिंपल है, इसमें कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन करता है कोच, सिलेक्शन करता है कप्तान। कप्तान आप पर खुश है, कप्तान आप पर मेहरबान है, कोच आप पर मेहरबान है, जो मर्जी कर लीजिए। ये बातें बड़ी हैं। मोहम्मद अजहर ने जब 3 सेंचुरियां बनाई तो और उसको खिलाया गया, उसको राज सिंह डूंगरपुर उसके साथ थे। ये भी याद, जब आपको पीछे बैकिंग है तब आप खेलेंगे। राज सिंह डूंगरपुर ने उठा के बना दिया उसको कप्तान, जाइए क्या करना है करना। तो ये ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा जबरदस्त, बड़े जबरदस्त प्लेयरों को निकाला गया। वरुण नायर 300 रन बना के गायब हो गया, किसी को पता नहीं कहां गया। ऐसे कई प्लेयर आए जिन्होंने थोड़ा सा सिनेरियो में भी एक उदाहरण सामने आता है सर, गॉडफादर नहीं था। You need a godfather in this setup. बेदी सर, आपने बहुत वाजिब बात की है। करंट सिनेरियो में भी एक एग्जांपल सामने आता है। डॉक्टर विमल सोनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एज एडमिनिस्ट्रेटर भी आपने समय बिताया है और आज बाहर बैठ के जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि हरपाल सिंह बेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी आजकल सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गई है, क्योंकि टीम सेलेक्ट करनी होती है कप्तान ने, उसके जो फेवरेट प्लेयर है और कोच के जो फेवरेट प्लेयर है उसकी जुगलबंदी में प्लेइंग 11 सेलेक्ट किए जाते हैं। करंट एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, केएल राहुल को जितने मौके मिल रहे हैं, शुभमन गिल की लगातार सेंचुरीज के बावजूद हर फॉर्मेट में उन्हें मौका नहीं मिला है टेस्ट मैच में। तो आज भी सिनेरियो साफ है, कैप्टन और कोच मिलकर सेलेक्ट कर रहे हैं टीम को। देखिए, जब टीम 15 की हो जाती है उसके बाद कैप्टन, वाइस कैप्टन और कोच टीम बनाते हैं, ये इंटरनेशनल रूल है। और आप ठीक कह रहे हैं कि उनके इंप्रेशन अबाउट केएल राहुल, क्योंकि इतने टाइम से खेल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस केएल राहुल पे ज्यादा है। शुभम गिल अभी यंग लड़का, उस पर कम है, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहेगा। इट इज द कैप्टन एंड द कोच हु डिसाइड। उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स अलग होते हैं। किसी जमाने पे मोहम्मद सिराज पे, किसी के फास्ट बॉलर पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो किसी का दूसरे फास्ट बॉलर पे होगा। तो ये तो एक बायस नहीं है, ये उनका एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल है। पर मैं आपको कह रहा हूँ, इतनी बड़ी कंट्री में 25 तरह के नए ओपिनियन होंगे, 25 तरह के बायस होंगे, तो टीम सिलेक्शन तो सिलेक्शन कमेटी जो होती है टीम की वही करती है। दैट इज कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड द कोच। बट द सिलेक्शन कमेटी अदरवाइज ऑफ द बीसीसीआई कैन देन चेंज द टीम इन द नेक्स्ट मैच। अब तीसरे मैच में
जो नई सिलेक्शन कमेटी होगी वो नई टीम बना देगी। तो ये सब बायसेस तो आते हैं, पर थोड़ा ही फर्क होता है प्लेयर्स में। इतना फर्क नहीं होता कि एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर को टेस्ट टीम में डाल दिया जाए, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, ये प्रेरोगेटिव कैप्टन, वाइस कैप्टन और कोच को दिया जाता है। तो डॉक्टर सोनी एक चीज को और आप जरा पर्सपेक्टिव में डालिए। जब खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ये कहते हैं कि मैं आधा घंटा, एक घंटा रोहित शर्मा से बात करता हूं, हार्दिक पांड्या से बात करता हूं, उसका इंपैक्ट क्या है, उसका मतलब क्या है, और यंग क्रिकेटर्स में क्या मैसेज जा रहा है? वो तो चेतन ने जो बोला है एज चीफ सेलेक्टर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, he had no business to talk. I have also remained a selector. I have also played for Rajasthan and Ranji Trophy. I know कि एक सेलेक्टर का डायलॉग जो उसने टीवी पे किया है, इट वॉज नॉट अनकमिंग ऑफ अ चीफ सेलेक्टर ऑफ बीसीसीआई। इसीलिए मेरे हिसाब से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उनसे मांगा गया है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो बीसीसीआई उनको डिसमिस करती। उन्होंने गलत किया है, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है चीफ सेलेक्टर का, जो उन्होंने भंग किया है। इसलिए आई एम वेरी क्लियर कि आप अगर चीफ सेलेक्टर बनते हैं तो आपको डेकोरम रखना है। ठीक है, मैं सीधे कपिल के पास चलता हूं। कपिल हाथ उठा रहे हैं, अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं तो। कपिल, मैं आपको पूछना चाहता हूं, गॉडफादर इन क्रिकेट ये टर्म है ना, कि इसके गॉडफादर ये हैं, इसके वो हैं, इसके वो हैं, तो ये गॉडफादर बनाता कैसे है आदमी, और इसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है खेल के अलावा? दीपक जी, मैं सोनी जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ, जल्दी से उनको जवाब दे दूं छोटा सा। वो कह रहे हैं कि 15 का जो प्रेरोगेटिव होता है वो कोच और कप्तान का होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच होते हैं, 8 विकेट निकालते हैं, कमाल की गेंदबाजी करते हैं, अगले मैच में ड्रॉप हो जाते हैं। तो शुभमन गिल लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, केएल राहुल को 7-8 साल हो गए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। अब इतना परफॉर्म भी अगर नहीं करेंगे और टीम में लगातार बने रहेंगे तो सवाल तो उठेगा सर, कुलदीप यादव ने क्या गलती करी है कि वो मैन ऑफ द मैच बनने के बाद 10 विकेट लेने के बाद अगले मैच में बाहर हो जाते, तो मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये किसको कॉन्फिडेंस देना है, आधा घंटा बात नहीं कर रहे सही जगह पे। इसीलिए तो पूछ रहा हूं गॉडफादर क्या होता है भाई, गॉडफादर बनता कैसे कपिल, ये भी समझाइए, और क्या गिव एंड टेक होता है ये भी समझा दीजिए, क्योंकि आप मेरी ही बात को सेकंड कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के बाद भी आदमी टीम में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, खेल के अंदर कोई खेल होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ दीपक। महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 टेस्ट हारे बतौर कप्तान, इंग्लैंड में लगातार 4 टेस्ट हारे बतौर कप्तान, 7-0 टेस्ट सीरीज हारे, भारत लौटे। कोई और अगर कप्तान होता, एन श्रीनिवासन की जगह अगर बोर्ड में सेक्रेटरी कोई और होता, और तो क्या वो कप्तान रह पाते? महेंद्र सिंह धोनी 7 लगातार टेस्ट मैच हारने के बाद वो कप्तान नहीं रह पाते। वो कप्तान क्यों है? क्योंकि एन श्रीनिवासन का हाथ उनके ऊपर था। क्यों था? क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। तो ये जो कोठरी बनती है, ये जो हजारों करोड़ का बिजनेस है आईपीएल, इसको बनाने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए आपका सबसे बड़ा ब्रांड महेंद्र सिंह धोनी वहां पर है। आपका आईपीएल का ब्रांड क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। वो नीली जर्सी में भी थे, वो पीली जर्सी में भी। तो बात कुल मिलाकर ये है दीपक जी, मैं आपको एक और उदाहरण रख दूं। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे, इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, बेंगलोर में वनडे मैच चल रहा था, अगले T20 मैचेस के लिए टीम का सिलेक्शन होना था। मुझे पता चला कि टीम सिलेक्शन की मीटिंग में महेंद्र सिंह धोनी ने एक सिलेक्टर से ये कहा कि आरपी सिंह अगर आप टीम में नहीं रखेंगे तो आप कप्तानी किसी और से करवा लीजिए। आप बताइए, सेलेक्टर से आप कह रहे हो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कि अगर आरपी सिंह की टीम में नहीं रहेगा तो किसी और से कप्तानी करवा लीजिए। तो क्या कोई एक कप्तान बोलने के बाद कैप्टन, ये तो साफ है कि कैप्टन को आपने टीम से बड़ा कर दिया है, सिलेक्शन कमेटी का रोल जो है आपने सिर्फ नाम मात्र करके छोड़ दिया है। कपिल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं एक रिएक्शन ले लूं ना कपिल इस पे, राकेश थपलियाल का। जी करिए, पूरी करिए। महेंद्र सिंह धोनी अगले मैच के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा मुझे जानकारी ये मिली है कि आपने सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कहा कि अगर आरपी सिंह टीम में नहीं रहेंगे तो कप्तानी किसी और से करवा लीजिए, क्या आपने ऐसा कहा था? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब ये था कि आपको ये बात किसने बताई? मैंने कहा वो छोड़िए आप, ये बात किसने बताई? आप सिर्फ ये कहिए कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे झूठा कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय क्रिकेट के इंटरेस्ट में बात बता दीजिए कि आपको ये बात किसने बताई। तो मैंने भी ऑब्वियसली मैं क्यों रिवील करूंगा अपने सोर्स का नाम। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दीपक जी कि महेंद्र सिंह धोनी ये कैसे कह पाते हैं, ये कॉन्फिडेंस और ये हिम्मत कैसे आती है सेलेक्टर से उनसे कहने की कि इसको खिलाड़ी को चुनो और इसको नहीं चुनो वरना कप्तानी छोड़ दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आती है उसी बैकिंग से जो आपके पीछे होती है।
तो राकेश तपलियाल जी, ये जो शब्द एक कपिल ने भी अपने आंसर में यूज किया और बहुत सारे उदाहरण भी दे दिए उनके अपने एक्सपीरियंस से, कोटरी शब्द, कोटरी ही तो कैंप बनाती है। उस कैंप का ही खुलासा किया है हमारे खुफिया कैमरा पर चेतन शर्मा ने कि साफ है कि भारतीय टीम में कैंप तो बने हुए हैं। वो कैंप कभी कोई लीड कर रहा है, कभी कोई लीड कर रहा है, कभी किसी का पलड़ा भारी है, कभी किसी का पलड़ा भारी है, तो उसी कैंप के खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे छत्रपतींचा विचार म्हणजे